हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे एक अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर अल्टरनेट ईयर्स या 2 साल पे इसके सवाल आ ही जाते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो नाम जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट के ऑफिस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में डिफाइन किया है ना। वो एग्जीक्यूटिव के नॉमिनल हेड होते हैं, लेकिन उनकी पावर्स सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और मिलिट्री मैटर्स में भी प्रेसिडेंट का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। जब भी हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी होता है कि वो सिर्फ एक फिगर हेड नहीं, बल्कि उनके डिसीजंस और अप्रूवल का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन गवर्नेंस पे पड़ता है। ठीक है। उसके बाद फिर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन में ये है कि मतलब भारत में प्रेसिडेंट का ऑफिस हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन माना जाता है। ये ऑफिस सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है, बल्कि ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक इंटीग्रल पार्ट है। और जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि क्या कहते हैं, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑफिसेज, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट इसलिए काफी इंटीग्रल पार्ट है इंडियन डेमोक्रेसी के या पार्लियामेंट के भी। तो प्रेसिडेंट की पहचान कैसे होती है? प्रेसिडेंट की पहचान हेड ऑफ द इंडियन स्टेट के तौर पे होती है। भारत के सर्वोच्च कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। और वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी है, सबसे पहले सिटीजन देश के प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया भी है वो। और जो पहले सिटीजन है कौन, सेकंड सिटीजन कौन है, थर्ड सिटीजन कौन है, ऐसे करके एक पूरा लिस्ट दी हुई है। ये आपको लक्ष्मीकांत के अपेंडिक्स सेक्शन में मिल जाएगी, ये भी आपको देखना चाहिए। आपकी जनरल नॉलेज के लिए जरूरी भी है ये। ठीक है। और इनको टिटुलर, नॉमिनल, डिज्योर हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, क्योंकि रियल पावर जो है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के पास होती है, लेकिन प्रेसिडेंट के बिना कोई भी डिसीजन लीगली वैलिड नहीं होता। भले रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ करते हैं और उनकी कैबिनेट ही सब कुछ करती है। नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट भी सब कुछ करती है। लेकिन बगैर बगैर प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी बिल, एक्ट नहीं बनेगा, कोई भी लॉ पास नहीं होगा। तो इसीलिए प्रेसिडेंट के भले नॉमिनल हेड हैं, पर काफी इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है। उसके बाद फिर एक ये कमांडर ऑफ चीफ भी इंडियन आर्म फोर्सेस के तौर पे सर्व करते हैं। ठीक है। और इनके लिए आर्टिकल 52 से 78 पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में दिया गया है। इनके बारे में मेंशन पार्ट 5 में है, याद रखना। ठीक है। और इसके बाद में फिर हम एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। देखो, मैं यहाँ पे सारे इमेजेस, ये करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, और यहाँ पे साइड में मैंने सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो 1950 से लेकर के आज तक 2025 तक के जितने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, सबका फोटो साइड बाय साइड डाला हुआ है। हालांकि ये किसी में पूछेगा नहीं, ना यूपीएससी में पूछेगा, ना स्टेट पीसीएस में उसके पूछने के ज्यादा चांसेस हैं, बैंक आईबीपीएस की तरह की जानकारी है ये। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कौन से प्रेसिडेंट का टेन्योर कब से कब रहा, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज में पूछ सकता है। मान लो प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आया है, तो पूछ सकता है कि मान लो इस प्रेसिडेंट का टेन्योर ये है, पहले 5 प्रेसिडेंट्स का नाम, या कुछ भी करके ऐसे। अब आपको जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए कौन से प्रेसिडेंट कब इंडिया में थे, है ना। तो यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने फोटो डाला हुआ है। आप बस ईयर देखते रहना, इनका नाम देखते रहना, और चेहरा भी डाला हुआ है इसीलिए कि आपको समझने में भी आसानी हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अगला जो स्लाइड है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए है। ठीक है। भारत में प्रेसिडेंट का जो चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि लोगों के द्वारा डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है। और एक स्पेसिफिक डिजाइन इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स जो होते हैं उन्हें इलेक्ट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज का स्ट्रक्चर क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज में ये लोग शामिल होते हैं, और ये कौन लोग शामिल होते हैं ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। कौन लोग नहीं शामिल होते ये भी, इसके अलावा जो भी हैं वो नहीं शामिल होंगे। ठीक, कोई एक चीज याद कर लो, कौन लोग शामिल होते हैं ये याद कर लोगे, तो इसके अलावा फिर जो इनके अलावा जो भी है वो नहीं शामिल होते, तो वो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। ठीक है। तो देखो, शामिल ये लोग होते हैं लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, याद रखना, इलेक्टेड। राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, वहां के भी इलेक्टेड मेंबर्स ही शामिल होते हैं। सभी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी विधानसभा, विधान भवन नहीं, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, और दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक। तो याद रखना है,
सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं। कहाँ कहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स? लोकसभा के इलेक्टेड, राज्यसभा के इलेक्टेड, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड, और दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, नॉमिनेटेड कभी नहीं शामिल होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। जब प्रेसिडेंट के सिलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी होती है, तो नॉमिनेट मेंबर्स कभी नहीं शामिल होते हैं। हालांकि इनके जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है तब वो शामिल हो सकते हैं होते हैं, लेकिन इलेक्शन में नहीं वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये चीज, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, और दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद में फिर ये इनके इलेक्टोरल कॉलेज का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब ये लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज को। ठीक है, फिर वोटिंग सिस्टम जो होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, यूनिफॉर्मिटी और फेयरनेस को मेंटेन करने के लिए हर एमएलए और एमपी के वोट की वैल्यू अलग होती है। ये वैल्यू एक फिक्स्ड फॉर्मूला के बेसिस पे होती है। ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ एक अंदाजतन आपको याद रहना चाहिए कि एमपी के वोट की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है एमएलए से। हालांकि एक बार 2023 में एक क्वेश्चन भी आ चुका है इसके रिगार्डिंग कि एमपी की वैल्यू कितनी होती है, एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होती है। ऐसे क्वेश्चन एक बार आ गए हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार ही आएंगे। तो अगर आप याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर सको तो उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर जो एमएलए की वोट की वैल्यू होती है, वो कैलकुलेट होती है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट से डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमएलए से। ठीक है, और एमपी की वोट वैल्यू जो होती है वो टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ द स्टेट से डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज। ठीक है, और इसके बाद में फिर उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। सॉरी, एमपी के वोट की वैल्यू में कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, वो एमएलए के वोट की वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो थोड़ा टफ फॉर्मूला है, तो इतना इसको याद रखने की जरूरत है। फॉर्मूला टफ नहीं, मतलब थोड़ा मेमोराइजिंग के लिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसको नहीं भी याद रखोगे तो काम चलेगा। बस इतना याद रखो, एमएलए के वोट की वैल्यू एमपी के वोट की वैल्यू के बराबर नहीं होती है। एमएलए के वोट की वैल्यू कम होती है एमपी के वोट की वैल्यू से। ठीक है, और इसका फिर विनिंग क्राइटेरिया क्या होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, कि कोई भी कैंडिडेट तभी प्रेसिडेंट बन सकता है जब उसके वोट्स एक फिक्स्ड कोटा तक पहुंच जाए। कोटा क्या होता है ये मैंने आपको समझाया हुआ है, और इलेक्टोरल कोटा का फॉर्मूला भी मैंने उसी लेक्चर में दिया हुआ था आपको, जब समझा रहा था मैं, ये राज्यसभा के इलेक्शंस के टाइम में समझा रहा था मैं। ठीक है, तो वही सेम विनिंग क्राइटेरिया और इलेक्टोरल कोटा का फॉर्मूला सेम वही इस्तेमाल होता है यहाँ पे भी। ठीक है, तो अगर आपको कोटा वगैरह समझना है तो उसमें थोड़ा डिटेल मैंने समझाया, तो वो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हो। और अगर मतलब इसको स्किप भी करना है तो स्किप भी कर सकते हो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, यूपीएससी के लेवल पे उतना ज्यादा नहीं पूछेगा। पूछ दिया बाई चांस तो एक आध दो क्वेश्चन आप फिर चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा कमी है। तो इसके लिए अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी प्रीलिम्स में हमें 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस नहीं करने होते, इतने करने होते हैं कि अपना कट ऑफ निकल जाए। और कट ऑफ थोड़े से ज्यादा, मतलब 20-25% क्वेश्चन उससे ज्यादा करो, ताकि कट ऑफ अपना क्लियर हो जाए। कट ऑफ एक बार क्लियर हो गया तो बस क्योंकि उसके मार्क्स से जुड़ते हैं नहीं फाइनल रिजल्ट में, तो इतना बस रखो कि हाँ अपना कट ऑफ क्लियर हो जाए। सारे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने के बजाय जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसको और स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करो, और जो वीक टॉपिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करो, मतलब थोड़ा ठीक ठाक गुड करने के फोकस करना चाहिए। सारे क्वेश्चन नहीं अपने को अटेम्प्ट करने। ठीक है, तो इसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बाद हम आते हैं क्वालिफिकेशन और टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। अच्छा, क्वालिफिकेशन पे आने से पहले एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ। इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, अगर कोई डिस्प्यूट निकलता है तो उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स या डिस्प्यूट कुछ भी हो तो वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है। ठीक है, अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उस केस में फाइनल होता है, और उसको चैलेंज नहीं किया सकता है। अगर किसी व्यक्ति का इलेक्शन प्रेसिडेंट के रूप में सुप्रीम कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर देता है, तो उस व्यक्ति के पहले के डिसीजंस और एक्शंस इनवैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो गया, प्रेसिडेंट बन भी गया किसी तरह से इलेक्शन से, मतलब ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन मतलब ये प्रोविजन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। मान लो अगर कोई प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है, बाद में पता चला कि नहीं वो तो प्रेसिडेंट गलत तरीके से बना था, इसको इलेक्शन वॉइड हो गया, मतलब वो उसने रिक्वायर्ड कोटा का वोट नहीं, कोटा नहीं मिला उसको, और फिर भी वो प्रेसिडेंट बन गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है तो सुप्रीम कोर्ट अगर उसको एज अ प्रेसिडेंट, मतलब उसका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को नल बना देती है, वर्ड बना देती है कि नहीं ये सही इलेक्शन नहीं है, दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। तो जब वो प्रेसिडेंट था, उसने अगर कोई डिसीजन लिया उस टाइम में, तो वो एक्शंस
इसलिए इनवैलिड नहीं हो जाएंगे, वो एक्शंस वैलिड ही रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर जो दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट भी हो, यानी किसी मेंबर की सीट वैकेंट हो, तब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन चैलेंज नहीं किया सकता। ठीक है। फिर अब देखते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जैसे वो सिटीजन ऑफ इंडिया, ये मैंडेटरी है। कम से कम 35 साल का होना चाहिए। ठीक है। उसके पास लोकसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकता, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, या लोकल या पब्लिक अथॉरिटी की हो। ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वालिफिकेशन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए रिक्वायर्ड है। फिर जो उसका टर्म होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म होता है 5 साल का, और वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा नहीं है कि जैसे यूएस के प्रेसिडेंट क्या होते हैं, वो मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ टाइम्स ही री इलेक्ट हो पाते हैं, उसके बाद नहीं हो सकते वो। एक बार इलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर दोबारा अगर वो उनका टेन्योर खत्म हो गया, फिर दोबारा इलेक्शन में वो खड़े हो सकते हैं। फिर जब 2 बार वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बन गए, फिर थर्ड टाइम वो इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। इसके बाद एक छोटा टॉपिक है ओथ और रेफर्मेशन की। प्रेसिडेंट की जो ओथ होती है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अनअवेलेबल हो, तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज उनको ओथ दिलवाते हैं। ठीक। उसके बाद जो प्रेसिडेंट के ओथ होते हैं, ओथ का जो उनका वर्डिंग्स होता है, वो वर्डिंग्स आप अगर सुनना चाहो तो आप एक बार यूट्यूब पे देख लेना उनका। ये अभी जो रिसेंट प्रेसिडेंट है अपनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो उनके जो ओथ होगा आपको पता, देखोगे उनको तो आइडिया लग जाएगा कि क्या ओथ का सेंटेंसिंग क्या होती है। वैसे मैं बता देता हूँ ब्रॉडली क्या होता है कि उसमें वो अपने जो पोस्ट होती है उसकी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने की शपथ लेते हैं। भारत के संविधान और कानून को सुरक्षित करने की, उनको बचाने की, उनको डिफेंड करने की शपथ लेते हैं। फिर भारतीय लोगों की सेवा और उनके कल्याण के लिए समर्पित रहने का शपथ लेते हैं। ठीक है। टेन्योर बता दिया मैंने, ओथ बता दिया, एलिजिबल फॉर रिलेक्शन बता दिए। ठीक है। अब प्रेसिडेंट, हाँ एक और चीज, प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन जो होता है, अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहे तो उसको अपना रेजिग्नेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट को देना होता है। ठीक। प्रेसिडेंट रिजाइन्स टू वाइस प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में फिर एक इम्पीचमेंट प्रोसेस भी होती है, एक से इम्पीचमेंट प्रोसेस। पावर्स पे अभी हम पीछे आएंगे, पावर्स भी थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है तो उसको देख लेंगे अभी। पहले इम्पीचमेंट देख लेते हैं। इम्पीचमेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस। अगर प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाना हो तो एक फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ठीक है। और इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है, इम्पीचमेंट चार्जेस लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में होगा, सिर्फ राज्यसभा, जैसे वाइस प्रेसिडेंट केस में राज्यसभा में होता है, लोकसभा प्रेसिडेंट केस में नहीं होता ऐसा। ठीक है। वो किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में इनिशिएट हो सकता है। 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस जो होते हैं वो इम्पीचमेंट चार्जेस पे साइन करते हैं, और प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले का नोटिस दिया जाता है। अगर चार्जेस वैलिड मान जाते हैं तो हाउस 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करता है। फिर दूसरे हाउस में ये रेजोल्यूशन भेजा जाता है, और जहां चार्जेस की इन्वेस्टिगेशन होती है, याद रखना दूसरे हाउस में भी इन्वेस्टिगेशन होती है। ऐसा नहीं होता कि पहले हाउस ने कह दिया तो बस ठीक है उसी को मान के चले गए, नहीं, दूसरे हाउस में भी इन्वेस्टिगेशन होगी, और प्रेसिडेंट को अपनी सफाई देने का पूरा मौका दिया जाता है। अगर दूसरा हाउस भी 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करता है तो प्रेसिडेंट तुरंत ऑफिस से हटा दिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है आपको, इसकी नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो भी इम्पीचमेंट प्रोसेस में वोट डाल सकते हैं, लेकिन इलेक्शन में नहीं रहते हैं वो। इम्पीचमेंट में रहेंगे, इलेक्शन में नहीं रहेंगे। ठीक। चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट तो नहीं देते, आपको बता ही दिया है मैंने। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स इम्पीचमेंट वोट में हिस्सा नहीं रहते हैं। ठीक। अगर इम्पीचमेंट हो रहा है तो उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का कोई काम नहीं है। हाँ, उनके इलेक्शन प्रोसेस में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस में उनका रोल है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, फिर दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स का, लेकिन उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस में कोई रोल नहीं है। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके इम्पीचमेंट के, जो इससे क्वेश्चन पूछता है घुमा घुमा करके। उसके बाद फिर एक और चीज आपको याद रखनी है, आज तक कोई भी प्रेसिडेंट इंडिया में इम्पीच नहीं हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल तरफ मूव करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है प्रेसिडेंट का। देखो, भारत एक पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास
रहती है जिसमें, है ना, उसमें आर्टिकल 74 जो है, आर्टिकल 74 के अनुसार जो प्रेसिडेंट सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करते हैं और वो नॉमिनल हेड होते हैं, लेकिन उसके बिना कोई भी डिसीजन ऑफिशियली वैलिड नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशन मिलती है, यानी उनकी स्वतंत्रता रहती है कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं वहाँ पे। ठीक, तो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में बताता हूँ मैं। ये पावर्स सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में यूज होती है। ठीक, स्पेशल कंडीशन जैसे जब लोकसभा में किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी भी कैंडिडेट को उस समय पीएम अपॉइंट कर सकते हैं। अगर पीएम को सडनली अगर पीएम सडनली डिवाइस हो जाए और कोई ऑब्वियस सक्सेसर ना हो, तो प्रेसिडेंट नए पीएम का अपॉइंटमेंट डिस्क्रिशन से कर सकते हैं। और जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती, तो प्रेसिडेंट उसको डिसमिस कर सकते हैं। ये उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। और जब लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मेजोरिटी खत्म हो जाती है, तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और नए इलेक्शंस अनाउंस कर सकते हैं। ये भी उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, उसके बाद कुछ की आर्टिकल्स है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जरा ये पावर्स एंड फंक्शंस देख लेते हैं, जिसको मैंने छोड़ दिया था लास्ट स्लाइड में। हाँ, तो कुछ पावर्स एंड फंक्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो वो पावर्स कुछ इस तरह हैं। देखो, एग्जीक्यूटिव पावर्स होता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब कि जो भी एग्जीक्यूटिव के एक्शंस होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं, फॉर्मली इन्हीं के नाम के अंतर्गत लिए जाते हैं। मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन रहेंगे उससे प्रेसिडेंट का ही साइन रहता है। प्राइम मिनिस्टर साइन नहीं करते हैं, वो प्रेसिडेंट का ही साइन रहता है। प्रेसिडेंट के साइन के अंतर्गत ही जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो कैरी ऑन होते हैं। फिर लेजिस्लेटिव पावर्स हैं इनके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या होता है, जैसे वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज होती है, जैसे बिल को असेंट देना, की ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन को देखना जब भी रिक्वायर्ड हो। जैसे अभी ये प्रेसिडेंशियल रूल हुआ है, लगा है मणिपुर में, तो वो सब लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आएंगे। फिर फाइनेंशियल पावर्स होती है प्रेसिडेंट की। और फाइनेंशियल पावर में तुम्हारी आपकी ये हो जाती है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी हो जाती है कि अब जैसे कि फाइनेंशियल प्रोविजन जैसे हो गए, मनी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना, उन्हीं के प्रायर परमिशन मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बजट कहते हैं, वो भी उन्हीं के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी ले डाउन करना पार्लियामेंट के पहले, पार्लियामेंट के सामने, तो वो भी उन्हीं का फंक्शन होता है, फाइनेंशियल पावर होता है, प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत ही आता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है जो आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। ठीक है, अगली पावर जो उनकी होती है, इनकी जुडिशियल पावर की। जुडिशियल पावर ये होती है कि जैसे चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना। ठीक है, ये सब पावर है, जुडिशियल पावर इनके अंतर्गत ही आती है प्रेसिडेंट के अंदर। फिर डिप्लोमेटिक पावर्स होती है इनके पास। इमरजेंसी पावर्स होती है। इमरजेंसी पावर जैसे 3 तरह की इमरजेंसी मैंने पढ़ाई थी इमरजेंसी चैप्टर में, तो वो पावर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही होती है। फिर इमरजेंसी पावर्स मैंने बता दिया। फिर डिप्लोमेटिक पावर्स होती है। डिप्लोमेटिक पावर्स मतलब अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट नेगोशिएशन वगैरह हो रहा है, तो वो भी प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही होता है। सिग्नेचर उसमें प्रेसिडेंट का ही रहता है। हाँ, लेकिन वो सब पार्लियामेंट के सब अप्रूवल के सब्जेक्ट हो, मतलब पार्लियामेंट का अप्रूवल उसमें चाहिए होता है, लेकिन सिग्नेचर उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही रहेगा। फिर मिलिट्री पावर्स भी होती हैं इनके पास, और ये आपको पता ही होगा, मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया के। ठीक है, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो यही अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर पे इनका ही साइन रहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही साइन रहता है। ठीक है, और उसका फिर वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, आर्टिकल 111 में, मतलब 111 आर्टिकल 201 में ग्रांट किया गया है वीटो पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और वीटो, इनके पास 3 तरह की वीटो पावर्स होती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट वीटो, उसका फिर सस्पेंसिव वीटो, फिर पॉकेट वीटो। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऐसे पावर के को रेफर करता है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी बिल को अपना एसेंट देना विथहोल्ड कर सकते हैं, मतलब तुरंत नहीं दे सकते, तो वो एब्सोल्यूट वीटो होता है। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास वो ऐसी पावर होती है कि कोई भी बिल, हाँ, मनी बिल छोड़ करके वो रिटर्न कर सकते हैं पार्लियामेंट की कंसिडरेशन के लिए या स्टेट लेजिस्लेचर को कंसिडरेशन के लिए, वो सस्पेंसिव वीटो में आता है। फिर पॉकेट वीटो क्या होता है कि के पास प्रेसिडेंट की पावर ऐसी होती है कि वो चाहे तो
बिल को रेटिफाई, चाहे तो वो रेटिफाई ना करे ना ही रिजेक्ट करे, ठीक है, बस अपने पास रख सकते हैं और वो इनडेफिनेट पीरियड तक के लिए चलता है। तो इसीलिए पॉकेट वीटो, उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। और पॉकेट वीटो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया के प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो का ज्यादा ही पावर होता है कंपेरेटिव टू यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये उनके पास वीटो पावर हो गई। फिर उनके पास पार्डनिंग की भी पावर होती है कि अंडर आर्टिकल 72 वो किसी को भी किसी के भी पनिशमेंट या सेंटेंस को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या फिर उसको उसके डेथ सेंटेंस को चेंज करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं। तो ये सब पावर्स उनके पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। और इसके बारे में डिटेलिंग जो इस पावर की है, ये सारी आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगी। मैं डिटेलिंग में नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको, क्योंकि इतना पावर्स पढ़ना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मेंस के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में इम्पीचमेंट प्रोसेस बता ही दिया है मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बता ही दिया है। हाँ, इनके रिलेटेड जो की आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो आर्टिकल 52 है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। फिर 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट के बारे में है, ठीक है। आर्टिकल 54 जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 61 जो है इनके इम्पीचमेंट की, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात करता है। तो इतने ही आर्टिकल्स हैं, और कुछ और आर्टिकल्स हैं जो वो, ये जो आर्टिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा जो और आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 52 से लेके अलग अलग प्रोविजंस के बाद फिर आर्टिकल 74 तक, उसका फिर 85 से लेकर 85, 111, फिर 112, 123, 143, ये सब अलग अलग आर्टिकल्स प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस दो चार बार देख लो, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ये। तो और जैसे जैसे आप रिवीजन करते रहोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो फिर उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है इस आर्टिकल्स को लेकर के। लेकिन हाँ, बस देखो, कम से कम देखते रहो इसको दो तीन चार बार। तो फिर शुरू करते हैं गवर्नर्स। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट में सबसे पहले जानेंगे कि देखो, ये जो गवर्नर होते हैं वो हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट होता है, मतलब ये सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के, ठीक है। और वो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन भी यूज कर सकते हैं। वैसे ही जो गवर्नर होते हैं वो यहाँ पे स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करते हैं, और कुछ स्पेशल केसेस में वो भी अपनी डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आर्टिकल 153 से 167, यानी 153 से 167 के बीच में गवर्नर के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन किया गया है, ठीक है। इंडियन स्टेट में जो है गवर्नर को डुअल रोल मिला हुआ है, जिसमें पहला है नॉमिनल हेड या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, इसको टिटुलर हेड भी कहते हैं या हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, ठीक। और दूसरा जो है इनका रोल है वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट स्टेट में रह करके काम करना, ताकि स्टेट में सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की फेलियर तो नहीं हुई है, ये सब देखते रहना, ठीक है। क्योंकि इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट्स पे एक साथ ध्यान तो नहीं दे सकता, इसीलिए उनके एज एन एजेंट उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नर काम करते हैं, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा बकायदा फॉलो हो, ठीक है। जैसे अभी रिसेंट मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है, तो इसीलिए वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया। तो वो गवर्नर की सहमति से ही लगाया, गवर्नर ने लिख करके दिया जब सेंट्रल गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को, कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो चुका है, तो जाकर के फिर वहां पे ये प्रेसिडेंट रूल लगा है, ठीक है। इसके बाद जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल मिलकर बनाते हैं, वैसे ही स्टेट में भी स्टेट एग्जीक्यूटिव को गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये मिलकर के बनाते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव को। याद रखना, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बनाते हैं स्टेट में, और अटॉर्नी जनरल बनाते हैं सेंट्रल में। सॉलिसिटर जनरल नहीं, अटॉर्नी जनरल, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, और जब मैं पढ़ाऊंगा इसको तो फिर तब मैं वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में है गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जैसा कि मैंने बताया था कि आर्टिकल 153 से 167 पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट एग्जीक्यूटिव के स्ट्रक्चर को आउटलाइन किया गया है। आर्टिकल 153 में यह कहा गया है कि हर एक स्टेट का एक गवर्नर होता है, लेकिन एक गवर्नर दो या दो से ज्यादा स्टेट के भी हो सकते हैं। ये हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 1956 के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। फिर आर्टिकल 155 में फिर कहा गया है
कि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और इसके लिए कभी भी कोई इलेक्शन नहीं होती, यानी गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के वारंट एंड सील के अंदर होता है, मतलब प्रेसिडेंट साइन करते हैं उसके अंदर ही गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद में फिर जो आर्टिकल 156 है, इसमें ये कहा गया है कि गवर्नर तब तक अपनी पोजीशन पे रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे। 5 साल के का ऑफिशियल इनका टेन्योर होता है, लेकिन प्रेसिडेंट की मर्जी से कभी भी इन्हें हटाया जाता है। कुछ ऐसे कुछ कुछ जगह पे आप देखोगे गवर्नर्स को 3 साल में हटाया जाता है, 2 साल में हटाया जाता है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि जैसे सरकार रिजीम चेंज हुई तो गवर्नर हटा दिए गए, नई रिजीम है तो उसके गवर्नर आ गए। ठीक है। तो उनका इसीलिए कोई ऑफिशियल टेन्योर तो 5 साल का होता है, लेकिन फिक्स टेन्योर नहीं होता इनका। मतलब गवर्नर जो है एक इंडिपेंडेंट पावर होल्डर नहीं है, बल्कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। ठीक है। ये रीजंस हुए क्योंकि एक बार मेंस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट के तौर पे काम करता है। तो हाँ, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं गवर्नर के पास। ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वही काम करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है तो वो किसी के अंडर कैसे ही काम करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ उनके पास अपनी भी डिस्क्रिशन है, अपनी भी पावर है। लेकिन ये है कि हाँ, मेजरली उनके जो पावर्स हैं वो लिमिटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करने के लिए। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, और ये आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो आपको और डिटेल में मिलेगा ये चीजें। ठीक। तो मैंने उसका ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया है आपको यहाँ पे। फिर इसके बाद फिर हम देखेंगे अपॉइंट क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट। तो गवर्नर का सिलेक्शन होता कैसे है, कौन अपॉइंट करता है इसका? सबसे पहली बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक। और कौन गवर्नर बन सकता है? सबसे पहला उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि इंडियन सिटीजन वो होना ही चाहिए। और दूसरा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है मिनिमम 35 साल की एज होनी चाहिए। तीसरा रिक्वायरमेंट है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए वो। और चौथा, उनको हटा कौन सकता है? प्रेसिडेंट की मर्जी से कभी भी हट सकते हैं ये गवर्नर। ठीक है। उसके बाद जो है गवर्नर की अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल होती है, कई बार रूलिंग पार्टी अपने सपोर्टर्स को गवर्नर बना देती है। ये चीज भी आपने देखा होगा अभी। ये चीज तो आप अभी भी देख रहे होगे करंटली, जो रिजीम है गवर्नर मतलब गवर्नमेंट की। ये पुरानी रिजीम थी यूपीए तो भी होता था, उससे पहले जो सरकारें थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो जीतती थी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली थी, वो उनके फेवरेट जो होते थे वो गवर्नर बनते थे। तो इसके लिए ऐसा कोई मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है। उसके बाद में फिर इनके टर्म और टेन्योर की बात करते हैं। गवर्नर का टेन्योर फिक्स नहीं होता, वो मैंने बता दिया। रेजिग्नेशन, हाँ, रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं? गवर्नर अगर रिजाइन करना चाहे तो प्रेसिडेंट को रिजाइन देता है ये। ठीक है। गवर्नर अगर रिजाइन करेगा तो प्रेसिडेंट को, यहाँ कोई वाइस गवर्नर नहीं होता कि उनको रिजाइन दिया जाएगा। सिर्फ गवर्नर होता है, तो वो रिजाइन करना चाहे तो प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। ठीक। और इनका जो रिमूवल होता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं फॉलो करना होता, प्रेसिडेंट कभी भी गवर्नर को हटा सकते हैं। ठीक। और दूसरी, इस रिमूवल का कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। ये कंप्लीटली प्रेसिडेंट की डिस्कशन का है मैटर, प्रेसिडेंट चाहे तो हटा सकते हैं। और प्रेसिडेंट की डिस्कशन का भी क्या, प्रेसिडेंट तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के अंदर काम करते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर मेन अथॉरिटी चाहे, अगर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपको प्रेसिडेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप मेन बात जानना चाहते हो तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ की बात है। ठीक है। और इनका ट्रांसफर की बात है जो, तो ट्रांसफर एक स्टेट के गवर्नर को दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आप देखोगे केरला के जो गवर्नर थे, श्री आरिफ मोहम्मद खान, उनको ट्रांसफर करके बिहार का गवर्नर बना दिया गया। फिर बिहार के गवर्नर को कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है। फिर जैसे वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, उनका प्रमोशन करके, प्रमोशन नहीं मतलब वो वाइस प्रेसिडेंट जब बन गए तो फिर वहां पे कोई और नए गवर्नर आ गए दूसरे स्टेट से। ठीक। तो ऐसा ट्रांसफर चलता रहता है, गवर्नर्स का ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में फिर अगर नया गवर्नर अपॉइंट नहीं होता है तो एग्जिस्टिंग गवर्नर जब तक नया गवर्नर नहीं आता तब तक अपनी पोजीशन पर रहता है। ठीक है। तो यही बात है। और एक और चीज है कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो कैनेडियन मॉडल से लिया गया है। कैनेडियन इसलिए क्योंकि जैसे कनाडा में प्रोविंस और स्टेट के गवर्नर अपॉइंट होते हैं, वो सेंटर से अपॉइंट होते हैं, वैसे ही इंडिया में भी गवर्नर जो अपने स्टेट के होते हैं वो भी सेंटर से ही अपॉइंट होते हैं। तो इसलिए प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम कैनेडियन मॉडल। ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट के बाद आते हैं हम पावर्स एंड फंक्शन पे। पावर्स एंड फंक्शंस जो है, गवर्नर के पास 4 मेजर टाइप्स की पावर होती हैं। सबसे बड़ी पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर की, एग्जीक्यूटिव पावर।
इसमें क्या होता है, गवर्नर एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करता है। चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंटमेंट का काम इनका होता है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव पावर में आती है। फिर एडवोकेट जनरल और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के का सिलेक्शन करना, ये भी गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आता है। फिर प्रेसिडेंट्स रूल रिकमेंड करना, अगर स्टेट में गवर्नमेंट प्रॉपरली काम ना करे, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है, टेक्निकल टर्म यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, तो प्रेसिडेंट्स रूल रिकमेंड करना, जैसे कि मणिपुर के केस में है। ठीक है, उसके बाद में फिर लेजिस्लेटिव पावर्स देखते हैं। लेजिस्लेटिव पावर जो गवर्नर की होती है, ये कि स्टेट लेजिस्लेचर का समन करना, प्रोरोग करना। ठीक है, समन प्रोरोग क्या होती है, ये सब मैंने समझाया हुआ है आपको पार्लियामेंट के लेक्चर में। ठीक है, फिर विधानसभा को डिसॉल्व, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। फिर बिल्स पे एसेंट देना, रिजेक्ट करना, या प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन के लिए भेज देना। ठीक है, उसके बाद फिर ऑर्डिनेंस पास करना जब असेंबली सेशन में ना हो। ठीक है, तो ये सब पावर्स जो है, ये इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स में आती है। फिर फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं प्रेसिडेंट गवर्नर के पास। फाइनेंशियल पावर ये होती है कि स्टेट के एनुअल बजट को गवर्नर की अप्रूवल से ही पास किया जाता है। कोई भी मनी बिल गवर्नर की परमिशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। जैसे सेंट्रल में कोई भी मनी बिल विदाउट विदाउट प्रेसिडेंट की परमिशन के इंट्रोड्यूस नहीं होता, वैसे ही स्टेट में कोई भी मनी बिल विदाउट गवर्नर की परमिशन के इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ मनी से विड्रॉल करने का भी अप्रूवल यही करते हैं, गवर्नर ही। ठीक, फिर जुडिशियल पावर्स इनके पास भी होती है। जुडिशियल पावर्स ये होती है कि गवर्नर किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को माफ कर सकते हैं या उसकी पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। जजेस की अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग्स का भी कुछ अथॉरिटी गवर्नर के पास होती है। ठीक है, तो ये जुडिशियल पावर्स हो गई इनकी। फिर कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं। तो डिस्क्रिशनरी पावर ये होती है कि जैसे गवर्नर सिर्फ सीएम और मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही काम करता है, तो नहीं, ऐसा नहीं। कभी डिस्क्रिशनरी पावर्स इस तरह से होती है इनके पास कि जैसे हंग असेंबली का सिचुएशन हो जाए। ठीक है, जब किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो गवर्नर डिसाइड करता है कि किसे सीएम बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर होगी इसके इनके पास। फिर अगर बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके देना है या असेंट देना है या नहीं देना है, ये भी अथॉरिटी इनके डिस्क्रिशन की बात हो जाती है। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट का रूल रिकमेंडेशन करना, ये भी गवर्नर के डिस्कशन की बात है। फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर का, गवर्नर यूनिवर्सिटीज के अपॉइंटमेंट और डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये काफी न्यूज में भी रहा है ये मैटर, तो इसके बारे में भी अगर आप द हिंदू पढ़ते होगे तो आपने ध्यान दिया होगा गवर्नर के बारे में इसमें। ठीक है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है गवर्नर को एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन बनाती है। ठीक है, स्टेट में काफी पावरफुल इनको बनाता है, चीफ मिनिस्टर के बाद अच्छा पावर रहता है इनके पास। तो इससे हम देखते हैं कि गवर्नर के पास सिर्फ सेरिमोनियल पावर्स नहीं है, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट और रियल पावर्स भी है। तो ये इनके पावर्स एंड फंक्शंस हो गए गवर्नर के। ठीक है, उसके बाद एक ये भी रहता है कि गवर्नर का रोल ज्यादातर कंट्रोवर्सी में बहुत रहता है। गवर्नर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टेट बिल्स को डिले करते हैं, जैसे कई बार गवर्नर इंटेंशनली बिल को डिले करते हैं ताकि वो असेंट नहीं देते हैं, क्योंकि स्टेट में कोई और सरकार चल रही होती है, सेंट्रल में कोई और सरकार चल रही होती है, तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की वजह से हो, होता है कि वो कई बार इन बिल्स को असेंट नहीं देते, और कई कई बार तो जरूरी बिल्स को भी असेंट नहीं मिल पाता उस वजह से। और कई कई बार ऐसे बिल्स को भी असेंट नहीं मिल पाता जो स्टेट अपनी मनमर्जी के लिए चला रहा है, जो सही नहीं है। ठीक है, तो दोनों केस में ऐसे बिल्स को डिले करने का काम गवर्नर ही करते हैं। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स में जैसे कुछ स्टेट्स, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यूनिवर्सिटीज के अपॉइंटमेंट को लेकर कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। महाराष्ट्र में अब तो नहीं, अब तो गवर्नर गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो अब तो नहीं उतना कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन हाँ, पहले लेकिन तमिलनाडु में अभी भी होती है। अभी ये न्यूज में आपको सुनते आ रहे होंगे, तमिलनाडु गवर्नर से हमेशा खटपट खटपट कुछ ना कुछ चलती रहती है। केरला में भी कितनी ज्यादा चल रही थी खटपट, तो फिर बाद में गवर्नर ही चेंज हो गए वहां पे। आरिफ मोहम्मद खान कहीं और चले गए, अभी नए गवर्नर आए। फिर एक बार जब पुडुचेरी में भी, आपको याद हो, पुडुचेरी में तो खैर लेफ्टिनेंट गवर्नर थी वो, किरण बेदी, उस समय भी काफी ज्यादा खटपट चल रही थी। तो ये चीजें चलती रहती हैं, ये कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं इनकी, गवर्नर की और स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंट रिमूवल जो होता है गवर्नर्स का, पॉलिटिकल पार्टीज नॉर्मली अपने अपोजिशन के गवर्नर को हटा देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल कई बार जो होता है कि गवर्नर की रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, जो फेडरलिज्म के स्पिरिट के अगेंस्ट भी होता है ये।
ठीक है, तो इनमें भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। वो रिकमेंडेशन आप मेंस के लिए पढ़ लो, प्रीलिम्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक आध दो क्वेश्चन आ सकता है उससे, अगर पढ़ लोगे तो कोई खराब नहीं है। पंची कमीशन का रिकमेंडेशन है, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन है गवर्नर के लिए, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नर के रोल को क्लियरली डिफाइन होना चाहिए ताकि उसकी इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी बनी रहे, ठीक। तो ये चीजें जरूरी थी। इसके अलावा इसके बाद में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, आई होप वो प्रीवियस ईयर वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो आप उसमें से जाके देखो, उसमें आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे गवर्नर के, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे दो क्वेश्चन देखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है 2018 का है हुआ ये। No criminal proceedings shall be instituted against governor of a state in any court during his term of office. फिर दूसरा है द emoluments and allowances of governor of the state shall not be diminished during his term of office. ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखो। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगर अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। बात सही है भाई, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे ही अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उस समय चालू होने लग जाएंगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की गरिमा घट कम हो जाएगी ना। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की गरिमा कैसे कम होने दिया जा सकता है, तो इसलिए ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होती। और ये लॉजिक आप अगर कोई नॉर्म और दूसरा भी क्वेश्चन आता है तो ये लॉजिक आप लगा सकते हो। मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन डू दिस, या फिर क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट कैन डू दिस, या सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू दिस टू दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो आप ये उस स्टेटमेंट को नॉर्मली आप नकार सकते हो कि नहीं, ऐसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की गरिमा को कैसे दिक्कत किया सकता है, तो ठीक है। तो उस तरह ये स्टेटमेंट सही हो जाता है क्योंकि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लिखा है इन ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये है emoluments and allowances of governor of a state shall not be diminished during his term of office। तो अगर अभी तक लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी एक बार भी पहले फुल, अगर एक बार पढ़ लिया होगा तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली किसी का भी emoluments और allowances कम नहीं किए जाते हैं ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस। तो गवर्नर से थोड़ी कोई दुश्मनी है, स्पेशली गवर्नर क्यों कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता है, emoluments and allowances of governor of a state shall not be diminished during his term of office, ठीक। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें क्वेश्चन में फिर पूछा क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो वन ओनली नहीं, टू ओनली नहीं, बोथ वन एंड टू हाँ। तो सी ऑप्शन सही हो गया इसमें, ठीक है। इस लॉजिक बेसिस पे इसको आप ऐसे कर सकते हो। अब बाकी गवर्नर आप जब पढ़ोगे चैप्टर तो उसमें आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक। सबसे पहला पावर दिया है सेंडिंग अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। हाँ हमने अभी पढ़ा था ये, ठीक। तो ये तो है वन ऑप्शन है होगा, तो वन पे टिक मार्क मार दिया हमने। वन पे टिक मार्क मार दिया तो जिसमें वन नहीं है उसको काट दो, ठीक है। फिर अगला देखो, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, इसको होल्ड पे डाल दो। फिर तीसरा ऑप्शन पे आ जाओ। तीसरा कहता है कि रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ ये तो है इसका, क्योंकि ये मैंने तो अभी पढ़ाया है। तो ये भी उसके उसमें आ जाएगा, ठीक है। ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो वन और थ्री किस किस में साथ साथ में है, इसमें बी में है, डी में है, वन ए में नहीं है, तो वो ए वाला ऑप्शन भी कट गया। तो अपने पास अब बचे दो ऑप्शन बी और डी, ठीक है। तो ऐसे हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ठीक। अब अपने पास दो ही ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए बचे। सॉरी, दो ही ऑप्शन में से इनमें से इन्हीं में से कोई एक सही होगा एक गलत होगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो रिस्क लेके निकल जाओ। अगर आपको थोड़ा सा और आता है तो अगले और ऑप्शन पे जाते हैं। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, नहीं ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स का तो काम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करना, वो तो डिस्क्रिशनरी पावर्स चीफ मिनिस्टर का होता है ना, कि भाई चीफ मिनिस्टर किसको मिनिस्टर बनाना चाहता है किसको नहीं बनाना चाहता। तो गवर्नर का काम कहाँ से आ गया। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ठीक है। तो दूसरा तो नहीं होगा, तो दूसरा जिस ऑप्शन में उसको हटा दो, बचा सिर्फ बी, यानी वन एंड थ्री ओनली। तो इसका ऑप्शन वन एंड थ्री ओनली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। देखो, अगर आपको देखो पढ़ के जाना पड़ेगा, अगर पढ़ के नहीं जा रहे हो तो लॉजिक से ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है गवर्नर का, और इसको आप लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे। लक्ष्मीकांत से आप पढ़ने के बाद फिर जो डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आपके, आप पूछ सकते हो,
ठीक है, जैसे ये व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, या नीचे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो अपने सवाल, कोई भी और क्वेश्चन हो तो। और बाकी और क्वेश्चंस देखने हैं आपको तो पीवाईक्यू सीरीज में बहुत डिटेल में कराया गया है, वो सारे क्वेश्चंस आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा गवर्नर का लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, तब तक आप पढ़ो लक्ष्मीकांत। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।